हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था माइकलसन मोरी एक्सपेरिमेंट के बारे में। आज जो है हम उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे कि क्यों उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो आती है। तो इसकी 3 एक्सप्लेनेशंस हैं, तो हम उसे बारी-बारी करके एक-एक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट। जो लाइट की स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि हर जगह बराबर रहती है। तो पहले ये सपोज़ किया जाता है कि पहले ये माना जाता था कि जो लाइट की स्पीड है वो चेंज करती रहती है। कब-कब? जब जो हमारी अर्थ है वो सन के इर्द-गिर्द घूमेगी तब, और जब वो अपने ऑन एक्सिस मतलब खुद ही अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमती तब। लेकिन ऐसे कोई भी चीज़ सामने नहीं आई। जो लाइट की स्पीड है वो सब जगह कांस्टेंट है। तो इसलिए अगर ऐसा है तो फिर जो उसकी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है। तो हाँ, ये जो है ये चीज़ जो है ये सैटिस्फाई कर रही है कि हाँ, जो माइकलसन मोरी ने एक्सपेरिमेंट किया उसकी वैल्यू ज़ीरो इसलिए आ रही है क्योंकि जो लाइट की स्पीड है वो कांस्टेंट है। लेकिन क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट की थ्योरी के अनुसार जो लाइट की स्पीड है वो वेरी करती रहती है। लेकिन जब हमने ये देखा कि नहीं, लाइट की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, तो हम ये प्रूव कर दिया कि जो उसकी जो वैल्यू है वो नल इसीलिए आ रही है। और ये जो हमारा माइकलसन मोरी एक्सपेरिमेंट था ये सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसने जो है ये थ्योरेटिकली लगभग प्रूव कर ही दिया कि था कि जो हमारा ईथर है वो एक मतलब एक उसकी कोई एग्जिस्टेंस है ईथर की। लेकिन बाद में जब ये सारी एक्सप्लेनेशंस हुई और जब उसकी वैल्यू ज़ीरो आई तो हमें पता लगा कि नहीं, ईथर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। एंड इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि ईथर एंड ईथर ये दोनों एक ही चीज़ है। देखो ETHER AETHER, ये बस इसमें स्पेलिंग की थोड़ी सी चेंज है, बाकी ये दोनों सेम ही चीज़ है। और आप जो है मैंने इस सारी जो इनकी जो PDF नोट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो हमारी सेकंड चीज़ आती है वो है ईथर ड्रैग। लेकिन ईथर ड्रैग से पहले हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे, वो है स्पीड जो है लाइट की वो एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम होगी। चाहे हम किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी भी रेफरेंस पॉइंट से देखें तो स्पीड ऑफ लाइट है वो सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये है हमारी स्पीड ऑफ लाइट, ये यहाँ से हमने माना कि हमारी जो बीम ऑफ लाइट है वो यहाँ से इस तरफ को जा रही है, तो उसकी स्पीड होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमने खूब सारे रेफरेंस पॉइंट ले लिए, ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, ये वाला हमारा स्टील है। अगर हम यहाँ से इसे देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट को तो ये हमें इतनी नज़र आएगी। अब देखो ये जो हमारा सेकंड डिफरेंस पॉइंट है O2, देखो ये जो है ये यहाँ से इस तरफ को जा रहा है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि O2 की स्पीड कितनी है। इसको ये स्पीड ऑफ लाइट है ये सेम ही दिखेगी। O3 इस तरफ को जा रहा है तो भी इसे ये जो वैल्यू है ये सेम ही दिखेगी। लेकिन जब हमने वो माइकलसन मोरी एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें हमने एक चीज़ मानी थी कि जब हमारा अर्थ का मोशन इस तरफ को है, जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट भी इस तरफ को है, तो हमारी जो टोटल स्पीड हो जाती है वो हो जाती है c+v। और जब हमारा अर्थ का मोशन इस तरफ को हो और जो हमारी लाइट ट्रैवल करे इस तरफ को तो वो हो जाती है c-v। लेकिन देखो यहाँ पे हमने देखा कि जो लाइट की स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होगी। तो बस यही चीज़ है जो एब्सोल्यूट वैल्यू, ये थोड़ी समझने वाली चीज़ थी। एग्जामिनर आपसे कभी भी पूछ सकता है कि बताइए स्पीड ऑफ लाइट एब्सोल्यूट है या नहीं है। और अब जो नेक्स्ट चीज़ है डिस्कस करने के लिए वो है ईथर ड्रैग। अब ईथर ड्रैग होता क्या है? देखो जब भी अर्थ के मोशन में वो होगी तो हमने ये पहले तो माना था कि जो हमारी पूरा यूनिवर्स है उसमें ईथर ही ईथर फैला हुआ है। लेकिन फिर जब वैल्यू उसकी नल आई, ज़ीरो आई, तो हमें कुछ एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी। तो सेकंड एक्सप्लेनेशन थी कि जब भी अर्थ मूव करती है, जब भी अर्थ की मोशन होती है तो वो ईथर जो है उसको ड्रैग करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारी अर्थ है और देखो ये इसकी मोशन होती है इस तरफ से इस तरफ को रोटेट करती है। तो पहले देखो ड्रैग तो इसमें जो है वो पूरा ईथर है। लेकिन जब ये इसमें थोड़ा-सा मोशन में आई, जो हमारी अर्थ मतलब मोशन कर रही है, देखो जो ईथर है इसने थोड़ा-सा ड्रैग कर दिया, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया। और जब एक अर्थ ने फुल रोटेशन कर ली, जो ईथर है देखो वो तो लगभग ख़त्म हो ही गया। और इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा ईथर है वो है ही नहीं, और जो हमारी लाइट की स्पीड है वो ट्रैवल करेगी कैसे। और इस एक्सप्लेनेशन को बेस मानते हुए हमने मान लिया कि जो हमारा आंसर है वो हमारा नल आया। लेकिन अगर सेम चीज़ अगर हम एब्रिएशन ऑफ लाइट ऑफ स्टार्स की करें तो फिर ये तो बात बन नहीं रही है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मोशन ऑफ अर्थ ने जो था, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको भी तो हटा देना था, वो तो हटा नहीं रही है। अगर वैसा होता तो हमें जो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ही नहीं दिखनी थी। ट्विंकलिंग स्टार्स तो छोड़ो, हमें हमने सांस कैसे लेनी थी अगर हमारा एनवायरनमेंट ही पूरा ड्रैग हो जाता तो।
अब जो है एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि एबिरेशंस होती क्या है। एबिरेशन एक फिनोमिना है ड्यू टू विच द स्टार अपीयर्स टू बी इन द सेपरेट पोजीशन फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। अब जो हमने एक फिनोमिना पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये उसी प्रकार का है जिसमें हम क्या करते हैं, जो ट्विंकलिंग स्टार जो फिनोमिना है ये उसी को ही एक्सप्लेन करता है कि जब एब्रीवेशन होती है तो जो हमारा एक स्टार की जो पोजीशन है वो वहाँ से हट के किसी और पोजीशन में दिखते हैं, तो उस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं एबिरेशंस। एंड हैंस दिस एक्सप्लेनेशन कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज द रीजन फॉर द नल वैल्यू। और ये जो हमने एक्सप्लेनेशन दी इसके आधार पे हम नहीं बोल सकते कि हाँ उसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है, उसकी वैल्यू नल आ रही है। सो ये जो एक्सप्लेनेशन थी इसको साइंटिस्ट ने रिफ्यूज़ करता है कि नहीं हम इसको नहीं मान सकते। सो जो नेक्स्ट जो हमारी एक्सप्लेनेशन थी वो थी लॉरेंट्ज फिटिंग-गिरनार्ड कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो एक्सप्लेनेशन थी ये मतलब इसने थ्योरेटिकली भी प्रूव कर दिया एंड एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर दिया कि हाँ इसकी वैल्यू नल आ रही है, क्यों आ रही है। सो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये किया था फिटिंग-गिरनार्ड ने, और इसने जो एक्सप्लेनेशन दी इसने ये बोला कि जो माइकलसन मोरी एक्सपेरिमेंट है उसमें जब हमारी जो कोई भी बॉडी जो है वो पैरेलल चलेगी अर्थ के मोशन में। तो देखो ये वाली हमारी चीज़ थी, देखो ये जो M2 मिरर था, जब जो हमारी लाइट यहाँ से यहाँ को गई और यहाँ से वापस आई तो ये वाली जो मोशन है ये अर्थ का मोशन, देखो अर्थ का मोशन होता है इस साइड को, और देखो ये भी इस साइड को जा रहा है, मतलब इसके पैरेलल ही है, चाहे इस तरफ को जाए चाहे इस तरफ को जाए, है तो पैरेलल ही ना। तो जब उसने बोला कि जब भी कोई चीज़ की जो पैरेलल मूव करती है अर्थ के मोशन में तो जो इसकी जो डिस्टेंस है, जो इसका डिस्टेंस है वो छोटा हो जाता है। वो डिस्टेंस कितना छोटा होता है, वो होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का। तो हम जो माइकलसन मोरी एक्सपेरिमेंट में हम लिख सकते हैं कि जो हमारी डी की वैल्यू यानी कि जो डिस्टेंस है वो हमारा बन गया डी इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और ये किस मिरर के लिए था, ये था M2 मिरर के लिए। हाँ तो ये हमने कंसिडर किया M2 मिरर के लिए। M1 मिरर के लिए इसीलिए नहीं किया क्योंकि जो M1 मिरर का जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलरली है। देखो अगर हम डायग्राम में देखें तो देखो जो M1 मिरर है, जो देखो M1 मिरर और जो ग्लास प्लेट का जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर है, और जो हमारा अर्थ का मोशन है, अर्थ का मोशन होता है इस साइड को, तो ये परपेंडिकुलर है तो ये इसमें ये वाला फिनोमेना नहीं लगेगा, तो ये वाला लगा सिर्फ M2 मिरर के लिए। तो हम M2 का जो हमारा रिजल्ट आया था, M2 का रिजल्ट था 2D अपॉन सी, ब्रैकेट में था 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो जहाँ पर जो डी की वैल्यू थी, डी की वैल्यू हम लिख दी डी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अभी देखो ये वाली जो चीज़ है इसे हम लिख सकते हैं डी को वैसे का वैसा, और जो अंडर रूट वाली टर्म है उसे हम लिखेंगे 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और टॉप में आएगा 1/2। अब इसमें हम लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम सिंपली बोलती है कि अगर हमारी जो ब्रैकेट के अंदर वाली पहली चीज़ है वो अगर 1 है और जो हमारी सेकंड चीज़ है वो अगर 1 से छोटी है, तो देखो यहाँ पे वी स्क्वायर तो है जी मोशन ऑफ अर्थ, और मोशन ऑफ अर्थ होता है 3 × 10⁴। देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो स्पीड ऑफ लाइट है वो तो बहुत ज़्यादा होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखो इसका भी स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू तो छोटी आएगी आएगी, और उसका स्क्वायर करेंगे वो तो कितनी छोटी हो जाएगी, यानी वो तो 1 से छोटी हुई। तो ये जो 1/2 है ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है सेकंड टर्म के साथ। जब भी हमारी जो 1 से वो जो फर्स्ट टर्म है वो 1 होनी चाहिए और दूसरी टर्म 1 से छोटी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो जो हमारी पावर वाली चीज़ है वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होती है हमारी इस वाली चीज़ के साथ। तो जब ये वाली चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो गई तो ये बन गई माइनस वैसा, और वी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर, और सेकंड ब्रैकेट एज इट इज़। अब हम इसको लिख दिया 2D/c, और इसको हम सोल्व करेंगे। इसको सोल्व किया, पहले 1 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, फिर 1 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये लिख दी हमने, फिर माइनस वी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, फिर हमने इस चीज़ को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, और ये आ गई हमारी v⁴/2c⁴। ये सिंपल मैथ है। अब ये जो v⁴/2c⁴ है इस चीज़ को हम निगलेक्ट कर देंगे। क्यों निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा छोटी बन गई। देखो v²/c² तो 1 से है ही बहुत ज़्यादा छोटी, अगर इसका एक और बार स्क्वायर किया यानी कि v⁴/c⁴ तो मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी बन जाएगी, तो इसे हम चीज़ को निगलेक्ट कर सकते हैं। जब हम इस चीज़ को निगलेक्ट कर दिया तो हमारे पास बचा 2D/c, और ब्रैकेट के अंदर 1 + v²/c² माइनस v²/2c²। अब हम इस चीज़ को सोल्व करेंगे, इस चीज़ को जब हमने सोल्व किया तो ये हमारा बनेगा दिस माइनस दिस,
यहाँ से हम वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारा अंदर बचेगा 1 - 1/2। इसका एलसीएम जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2। देखो इसका एलसीएम आएगा 2, 2 - 1 और ये बन गया 1/2 और ये टोटल तुम्हारा आंसर आ गया, वो आया वी स्क्वायर अपॉन 2c²। यही चीज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इसका आंसर आया वी स्क्वायर अपॉन 2c²। और ये वाली जो पूरी चीज़ है, ये वाली जो पूरी चीज़ है, ये किसके बराबर है? ये तो हमारा T1 आ गया। देखो जब हमने T1 सोल्व किया था, देखो T1 की वैल्यू आई थी हमारी ये, और जब हमने इसे यहाँ पर देखा तो ये भी T1 के बराबर आ रही है, तो हम लिख सकते हैं T2 = T1। अब देखो दोनों की वैल्यू बराबर आ गई, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो हमारा पाथ डिफरेंस है, जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों का जो टाइम पीरियड है वो तो सेम है। पिछले वाले में जब हमने पाथ डिफरेंस निकाला था तो उसमें तो वो जो T1 एंड T2 थी वो दोनों अलग अलग था, जिसमें जो हमारा T2 था वो T1 से बड़ा था। लेकिन इस केस में जो हमारा T2 है वो T1 के बराबर आ गया। इसका मतलब कोई हमारा पाथ डिफरेंस होगा नहीं, कोई पाथ डिफरेंस होगा नहीं तो हमारी ज़ीरो वैल्यू ही आनी है। इसलिए इस जो लॉरेंट्ज़ फिटिंगराड ने बोला कि अगर जब भी कोई हमारी जो चीज़ है अगर वो पैरेलल मूव करे अर्थ के मोशन की, तो उसका जो डिस्टेंस है वो बन जाएगा √1 - v² अपॉन c² का मल्टीपल, यानी कि जो हमारी d की वैल्यू है वो बन गया हमारा d × 1 - v² अपॉन c²। और जो हमारी टोटल करके जब हम पूरी कैलकुलेशंस की तो हमारा आंसर आ गया 0। आंसर 0 इसलिए आया क्योंकि जो हमारा T2 है वो T1 के बराबर आ गया और हमारा पाथ डिफरेंस बन गया 0। अब कोई पाथ डिफरेंस होगा ही नहीं तो वैल्यू तो 0 आनी है। तो बस ये इसके सारे जो नोट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करें, इसे रिवाइज़ करें। और ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम में कई बार आया है, तो ये आप जो माइकलसन मोरी रिएक्शन है आप उसे भी पढ़ें, और उसके बाद में जो इसकी एक्सप्लेनेशंस है कि क्यों वैल्यू हमारी 0 आई उसे भी लर्न कर लें। और ये बस आप 1-2 बार रिवाइज़ करेंगे, ये बहुत ही ईजी टॉपिक है और आराम से आप इसे कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।